अब देखिए यहाँ पे इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं श्लोक हैं, इसमें जो है आगे जो आप देखोगे 13th नंबर, ये पूरा जो कोटेशंस है इसका विशेषण शब्द है यहाँ पे। कालिदास जी जो है 13 नंबर जो श्लोक है उसमें जो है इनके लिए प्रयोग करते हैं। ये सभी विशेषताएं किसके लिए हैं? हम्म राजा के लिए। राजा दिलीप के लिए भैया। दिलीप के लिए। बहुत बढ़िया। क्या क्या शब्द आपको दिख रहा है यहाँ पे, या फिर डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है आपको? ये जितने भी डायग्राम दिख रहे हैं वो सभी जो है उसी के विशेषण शब्द। ठीक है, चलो सिंपल पढ़ने से। व्यूडोरस को वृष स्कंधा, शार प्रांशुर महाभुजा, आत्मकर्म समम देहम शात्रो धर्म इवाश्रिता। हाँ, यानी ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे सब जो है राजा दिलीप के जो है विशेषण है, क्वालिटीज है। ठीक है, तो पहला शब्द है यूडोरस्को, यानी जिनकी जो छाती है बहुत चौड़ी होती है। ठीक है, उनके लिए जो प्रयोग किया जाता है, अर्थात राजा दिलीप की जो छाती है चौड़ी छाती वाले हैं। ठीक है, पहला विशेषण हो गया। दूसरा, वृष शब्द किसको कहते हैं? वृष किसको कहते हैं? या वृषल, एक ही शब्द है। हाँ, वृष किसको कहते हैं? भैया बैल को। बैल को। बैल का जो कंधा होता है, स्कंद जो होता है वो क्या होता है? शोल्डर। शोल्डर, हाँ, बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इनके अर्थात राजा दिलीप के जो स्कंद है, जो कंधा है, ठीक है, या शोल्डर, वो क्या है? उस बैल के समान। ठीक है ना, तो बहुत ही मजबूत कंधे वाले। दूसरा विशेषण हो गया। तीसरा है ताल प्रांशु, संधि विच्छेद करो तो विसर्ग आ जाएगा। प्रांशु, ताल किसको कहते हैं? ताल वृक्ष देखा आपने? यदि फैकल्टी में अगर आपने देखा होगा आर्ट्स फैकल्टी में, तो एंट्री करते ही जो है लेफ्ट हैंड पे जो है आपको बहुत सारे ताल के वृक्ष दिख जाएंगे, व्हाइट कलर के लंबे से होते हैं। ठीक है, ये जो पिक्चर देख रहे हो ना वहीं का आर्ट्स फैकल्टी का ही है। तो साल प्रांशु यानी उनका जो कद काठी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बौने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ताल वृक्ष के समान जो ऊंचे, यानी उनका कद काठी जो है, हाइट बहुत अच्छा है ताल वृक्ष के समान। ये तीसरा विशेषण है। विशेषण शब्द याद रखे हुए मैं पूछूंगा। महाभुज, इसका क्या अर्थ हो सकता है? राजा दिलीप जो है वो महाभुज, भुज किसको कहते हैं? भुजा को। भुजाओं को। हाँ, भुजाओं को, बहुत बढ़िया। बाहों को। उनके जो भुजा है, उनके जो हाथ है बहुत लंबे लंबे, छोटे हाथ वाले नहीं है, लंबी भुजाओं वाले हैं, ऐसे राजा दिलीप। ठीक है, नीचे में भी उनके विशेषण है। आत्मकर्म, जिनके हाथ घुटनों तक जाते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे, मतलब वो हाँ, इनको अजानुभुज भी कहा जाता है, लंबी भुजाओं वालों को। बहुत बढ़िया ख्याल है आपके। नहीं, मेरे तो नहीं है। जैसे भगवान राम को अजानुभुज कहा जाता है ना, हाँ, इसलिए मुझे आइडिया लगा। चलो देखो, इसमें आत्मकर्म क्षमम, क्षमम किसको कहते हैं? तो बताएंगे। आत्म मतलब खुद के, कर मतलब कार्य, वर्क, और क्षमम किसको कहते हैं? क्षमता से, जानते हैं क्षमता से बना है। क्षमम यानी कि समर्थवान। एबिलिटी। ठीक है, यानी राजा दिलीप अपने किसी भी काम में, ठीक है, खुद ही क्या थे? समर्थ थे, क्षमतावान थे। ठीक है, यानी अपने देह मतलब शरीर नहीं, ऐसे शरीर को उन्होंने धारण किए हुए थे जिस भी प्रकार के कार्यों को कर सकते थे। यहाँ तक ये सारे जो इनके विशेषण शब्द हैं। अगला इसी में जो है लास्ट वाला जो चरण देख रहे हो, छात्र धर्म इवाश्रिता है, क्या क्या मतलब? डायग्राम में यदि दिख रहा होगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा। ये यहाँ पे क्या है, कौन बताना चाहेंगे? सर, राजा दिलीप क्षत्रिय धर्म पालन करते थे, वो क्षत्रिय थे, ऐसा कुछ। हाँ, जैसे क्षत्रिय जो है अपने धर्म का पालन करते हुए पराक्रम, यश इत्यादि को धारण करते थे, वैसे ही राजा दिलीप भी जो है इन सभी विशेषताओं से युक्त थे। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो ये पूरा कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन है, दूसरा किसने कहा है, चौथा क्या, तीसरा क्या हो सकता है कि ये संपूर्ण कोटेशन किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, तो राजा दिलीप। उसके बाद ये वाला जो विशेषता है नीचे लास्ट वाला, ये किसके विषय में प्रयोग किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, ये जो है राजा दिलीप के विषय में कहा जा रहा है। ऐसा कोई शब्द विशेष जो आप लोग को प्रॉब्लम कर रहा हो, या कोई डाउट इस कोटेशंस में किसी को भी?
तो यदि किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं पूछूंगा अभी एक प्रश्न। क्लियर है सबको? जी भैया। तो सपना बताओगे आप? आइए आज। हाँ कामनी, क्या समझा आपने? इसमें राजा दिलीप की विशेषताओं के बारे में बता रखा है, मतलब जो विशेषता है? 5 वर्ड थे। हाँ एक तो व्यूडो व्यूडो रस्को, हाँ। व्यूडो स्कंदो। आगे? भाई अभी मुझे अच्छे से नहीं याद हो पाया, लेकिन मुझे इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया है कि राजा दिलीप के बारे में है। ओके चलो कोई बात नहीं कामनी। हाँ कोई और इसको ऐड करेंगे कुछ? कोई और बताना चाहेंगे? भैया मैं एक्सप्लेन करूं? तो विशाल, अपर्णा। भैया इसमें ना राजा दिलीप के बारे में बताया गया है कि हाँ। जैसे मतलब उनके विशेषण दिए गए हैं कि राजा दिलीप विशाल छाती वाले थे, मतलब चौड़ी छाती जिसे बोलते हैं। और विषस्कंधा, उनके लंबे लंबे कंधे थे। ठीक है। और मजबूत कंधे वाले। शाल, हाँ मतलब उनके कंधों की तुलना शाल नामक कंधों की तुलना बैल से ताल वृक्ष से उनकी ऊंचाई की तुलना की गई है। आगे? भैया आगे दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं। हाँ कोई और बताएंगे? भैया मैं बताऊं इसका? हाँ संगीता बताओ। जी भैया इसमें राजा दिलीप के गुणों के बारे में वर्णन किया गया है कि वो कैसे थे देखने में, उनकी वेशभूषा कैसी थी, कि उनका जो छाती उनकी चौड़ी थी और उनके जो कंधे थे वो बैल के समान मजबूत थे, और उनकी जो भुजाएं थी यानी कि बाजू जो थी वो साल जो वृक्ष होता है उनकी तरह लंबे हाथ थे उनके, और वो मतलब उनका शरीर इस तरीके से था, लंबे चौड़े थे वो इस तरीके से कि वो हर कार्य को करने में समर्थ थे, जैसे कि क्षत्रिय को होना चाहिए। इस तरीके से इसमें सारे ही गुण विद्यमान थे राजा दिलीप में। बहुत सुंदर संगीत। ठीक है, क्लियर है सबको? इसमें जो है राजा दिलीप के जी भैया। का वर्णन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा कोटेशन जो है संपूर्ण रघुवंश को वर्णन करता है और कौन सा कोटेशन सिर्फ और सिर्फ राजा दिलीप को वर्णन करता है। ठीक है ना, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। चले आगे। भैया कोई क्वेश्चन पूछने वाले थे? बस क्लियर हो गया। चलो आगे मैं पूछूंगा। अगला जो कोटेशन है, ठीक है, इसमें जो क्षत्रिय वंश के संदर्भ में कहा गया था राजा दिलीप के बारे में। अगला जो कोटेशन है सुमेरु पर्वत को लेकर। ठीक है, चलो नेहा पढ़ोगे? लगता है नेहा रास्ते में, तो ज्यादा पढ़ो इसे। जी सर। सर्व अतिरिक्त सारेण सर्व तेज अभिभाविना स्थितः सर्व उन्नतेर्निवां क्रांत्वा मेरुरिव आत्मना। एक क्वेश्चन सबसे है, देखते हैं आप लोग को कितना याद है। ये जो दूसरे चरण में जो शब्द है सर्वो तेजो अभिभाविना, चलिए अभिभावात याद आ रहा है? अभिभावात मान लीजिए यहाँ पर अभिभाविना ना होगा, अभिभावात हो तो इसके विषय में कहा जा रहा है अभिभावात। ये सबको सुनकर कुछ याद आ रहा है किसी भी? भैया वो गुणों के बारे में, वो एक दूसरे को दबाते हैं। ओके, और ऐसे कुछ। हाँ और कुछ सही जा रहे हो वहाँ पे? इसका ये हेतु है, आपने आगे कारिका में वो पढ़ा होगा ना कि जब प्रत्यक्ष वस्तु होते हुए संसार में दिखाई नहीं देता, उसमें से एक लक्षण भी आपने पढ़ा भी होगा वहाँ पे भी। हाँ भैया वो प्रकृति के बारे में। चलो बहुत बढ़िया। चलो देखो यहाँ पे क्या सर, ये है? वही अभिभाव वगैरह दिए हुए थे सांख्य कारिका में एक में। ऐसा ही शब्द यहाँ पे भी प्रयोग किया गया। देखो यहाँ पे क्या मेरु यानी सुमेरु पर्वत से यहाँ पे राजा के विषय में वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो
यहाँ देखो सर्वातिरिक्त सारेन, ये भी पहला विशेषता है। दूसरा सर्व तेजो अभिभाविना, ठीक है। दूसरा तीसरा जो है यहाँ पे तीसरा लक्ष्य विशेषता सर्वातिरिक्त सारेन का मतलब जो है जैसे सुमेरु पर्वत जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बलवान होता है, वैसे ही राजा दिलीप भी जो है शक्ति में, सामर्थ्य में, शरीर से जो है बहुत ही ज्यादा बलवान थे, स्थिर थे, ठीक है। दूसरा सर्व तेजो अभिभाविना, और जितने भी इस संसार में उनके समय में जो भी लोग थे, जो राजा लोग थे, सभी के तेज को हरण करने वाले, यानी अपने तेज से जो है दूसरे लोगों के जो है तेज को हरण कर लेते थे, अर्थात उनका यश जो है सबसे ज्यादा संसार में फैला हुआ था, ठीक है। दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा देखो, चलो इस पद का संरक्षित कोई करेंगे, नीचे वाले पद का पद का संरक्षित करके कौन बताएगा? कोई भी? निहारिका, संरक्षित करोगे इसका? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? सर्व उन्नतेन उर्वी। उर्वी किसको कहते हैं? पृथ्वी को। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखें यहाँ पे कि क्या कहा जा रहा है कि वो अपने शरीर से, ठीक है, उन्नत किसको कहते हैं? हाँ, यानी ऊंचा, उन्नत ऊंचाई बढ़ाना। हाँ, यानी उनके शरीर की जो काठी, जो लंबाई है, बहुत ही जो है उन्नत होने के कारण, ठीक है। मेरु इव आत्मनः, आत्मनः शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे? राजा दिलीप के लिए। राजा दिलीप, ठीक है ना, उनके लिए प्रयोग किया है कि अपने जो है क्रांत, अपने तेज से, ठीक है, क्रांत तेज या कांति एक ही अर्थ है, ठीक है। यानी राजा दिलीप जो है अपने शरीर की ऊंचाइयों से, शरीर की यश की ऊंचाइयों से जो है इस प्रकार से पूरे संसार में सुमेरु पर्वत स्थिर है, अपने तेज से सुमेरु पर्वत जो सभी पर्वतों के तेज को कम कर दे रहा है, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी जो है इन गुणों से युक्त होकर संपूर्ण पृथ्वी, उर्वी मतलब पृथ्वी पर जो है स्थित थे या फिर व्याप्त थे, ठीक है। यानी इसमें जितने भी शब्द विशेष प्रयोग किया जा रहा है, जैसे इसमें सर्वातिरिक्त सारेन हो, या फिर सर्व तेजो विभाविना हो, या फिर सर्वोन्नत पूर्वी कांता, ये सभी जो है राजा दिलीप के विशेषताओं का जो है यहाँ पे संकलन है, ठीक है। चलो इला बताना क्या क्या यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। दीपिका बताओगे? वह इसमें राजा दिलीप के शक्तिशाली होने का वर्णन है, और वो जैसे जो है उन शरीर से जो है वो समेरु पर्वत के समान थे, और जिससे उन्होंने जो है पूरी पृथ्वी को जो है जीत लिया था। बहुत बढ़िया। ऐसे ही और अपने तेज से सभी को जो है, हाँ, उनको तिरस्कृत करा था, मतलब जो बाकी लोग थे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इससे पहले वाले में भी हमने देखा क्षत्रिय धर्म से यहाँ पे उनके विषय में कहा गया था, इसमें जो सुमेरु पर्वत के संदर्भ में क्लियर है सबको। और ये जो साहित्य वाले जितने भी बुक्स लगे हुए हैं ना, सबको जो रिवाइज करते रहना आप लोग, जैसे जैसे क्लियर हम लोग चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं ना, जैसे बोध चरित्र पूरा पढ़ लिया तो उसे जो है कम से कम हफ्ते में 1-2 बार जरूर चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा। आगे चले, क्लियर है ये सभी? जी भैया। चलो देखो अगला, देखो इसमें ये वाला भी कोटेशन कई बार पूछा गया है, यदि आपने कोई एग्जाम्स वगैरह दिया हो, ठीक है, या फिर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। तो ये भी विशेषता जो है राजा दिलीप के संदर्भ में ही कहा जा रहा है, बहुत ही कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम से, नेट जायज में ही नहीं। रघुवंशम में एक ऐसा चैप्टर, ऐसा बुक है जो लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। चलो भूमि पढ़ना इसे। आकार सदृश प्रज्ञया सदृशागम आगमई सदृशारंभ आरंभ सदृशोदय। चलो तो इसके हिंदी भी बता दो जी, हिंदी भी बता दो। वो आप बताएंगे सर। चलो कोई नहीं, तो बताओ भूमि प्रज्ञा किसको कहते हैं?
प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा मतलब बुद्धि से, बहुत बुद्धि बढ़िया। की। चलो, ये आरंभ शब्द जो है कहीं पे आपने पढ़ा है, किसी का भेद है हो सकता है क्या? यदि आपने साहित्य के कुछ फेमस ग्रंथ को पढ़ा हो तो साथ में। अगर आरंभ होता है ना, वो मतलब कि आदि से लेकर के अंत नाटक तक। के भेद है शायद। अच्छा अच्छा। नाटक के भेद? नहीं नहीं, नाटक के भैया ये जो आरंभ है ना, हाँ, ये जो आरंभ है ये दरअसल न्याय और वैशेषिक का कारणवाद है, आरंभवाद जिसमें वो माना जाता है। सर ये सर ये 10 रूपक में आता है। 10 रूपक में आरंभ कहाँ है? सर है वहाँ जो संधियां है ना, पंच संधियां है, हाँ। पंच अवस्थाएं हैं, उनमें से एक आता है सर ये। हाँ, पंच कार्य अवस्था है ना, जो साहित्य दर्पण में पढ़ेंगे आप, ठीक है, या 10 रूपक में पढ़ेंगे। कार्य की जो पंच अवस्थाएं होती है उन्हीं में से आरंभ, ठीक है। चलो, तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे उस संदर्भ में। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है, राजा दिलीप के चारों जो कोटेशन यहाँ पे देख रहे हैं, राजा दिलीप के विषय में ही कहा जा रहा है कि राजा दिलीप का जो आकृति है या आकार है, शरीर का जो बनावट है, स्ट्रक्चर, उसके अनुकूल जो है उनकी बुद्धि थी। बुद्धि के अनुसार ही जो है सभी प्रकार के आगम, आगम का मतलब क्या होता है? भैया यहाँ पे आगम का अर्थ है शास्त्र। हाँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आगम का मतलब है सभी प्रकार के जो शास्त्रों को जो अपनी बुद्धि के अनुकूल जो है उनका अभ्यास करते थे, उनका अध्ययन करते थे, ठीक है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों का, किताबों का जो अध्ययन करता है, तो वो क्या करता है, उसी के अनुसार, उस शास्त्र के अनुसार ही क्या करता है, किसी भी कार्य विशेष को करने का प्रारंभ करता है, शुरू करता है, ठीक है। यानी कुछ भी वो कार्य विशेष करता हो, चाहे यज्ञ करना हो या फिर कोई अनुष्ठान करना हो या कोई ऐसे कोई धार्मिक कार्य विशेष, तो शास्त्रों के अनुकूल ही जो उस कार्य विशेष को करेगा। जब कोई व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कार्य विशेष को करेगा, उसी अनुसार उस शास्त्र में उस कर्म के अनुरूप जो फल मिलने वाला है, उस फल की उसे प्राप्ति भी होगी। यानी राजा दिलीप के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, चारों कोटेशन, कि आकार सदृश प्रज्ञा, जैसा उनकी आकृति थी, जैसा उनका आकार था, ठीक है, उनके अनुसार ही उनकी बुद्धि भी थी। जैसे प्रज्ञा, जैसे जो उनकी बुद्धि थी, वैसे उनकी शास्त्रों में जो है उनका मन भी लगता था, उनके शास्त्रों का वो अभ्यास भी करते थे, अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते भी थे। और आगे में सादृश्य आरंभ, और जैसे जिन शास्त्रों का वो अध्ययन करते थे उसी अनुसार ही वो क्या करते थे, किसी भी कार्य विशेष को करते भी थे, ठीक है। और आरंभ सादृश्य उदय है, और जिस प्रकार के कर्म विशेष करते थे उसी के अनुसार उन्हें फल भी प्राप्त होता था, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस कोटेशन, इसे याद रखेंगे। ये समझ में आया, ये चारों कोटेशन? जी भैया। निहारिका बताओ, क्या समझा आपने? बेस में ये दे रखा है कि वो अपने आकार के सदृश्य ही, आकार के समान ही, आकार के समान ही अपनी बुद्धि के उस समान थे। उनकी बुद्धि वाले थे, और बुद्धि के समान ही वो शास्त्रों का परीक्षण करते थे। आगे, और जैसे उनके शास्त्रों में अभी रुचि थी, जैसे और शास्त्रों के समान ही वो धर्म वाले थे, और कर्म भी वो फल की सिद्धि के हिसाब से करते थे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है निहारिका, थोड़ा सा। प्रियंका बताओ, क्या समझा आपने? इसमें ये बताया गया है कि जैसे मतलब उनकी इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया था कि जैसे उनकी इंटेलिजेंस है कि वो जितने वो मतलब ग्रंथ वगैरह पढ़ने वाले हैं, उन्हीं का आकार भी उन्हीं की तरह है। मतलब जितने वो इंटेलिजेंट है, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, स्ट्रक्चर जो उनका है शरीर का, शरीर को देखकर उनकी बुद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता था। बुद्धि से जो है अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन करते थे, और शास्त्रों के अनुरूप ही जो है किसी भी कार्य विशेष का आरंभ करते थे। जब वो किसी कार्य विशेष को करते थे तो उसी कार्य के समान उन्हें फल की भी प्राप्ति होती थी। उदय का मतलब फल प्राप्त होना, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो। राजा दिलीप जो है उनकी आकृति इस प्रकार थे, लंबी चौड़ी, जो हमने पहले के कोटेशन से पढ़ा भी, और आकृति के समान उनकी बुद्धि कार्य करती थी। अब बुद्धि के अनुरूप ही अलग अलग शास्त्रों का वो अध्ययन करते थे। जब शास्त्रों का अध्ययन करते थे तो उसी शास्त्र के अनुरूप वो किसी भी कार्य विशेष को करते थे। जब कोई व्यक्ति जो है वेदों के अनुरूप कोई कार्य विशेष करेगा तो उसे फल भी शुभ फल ही प्राप्त होगा। यही इसकी चर्चा इसमें की गई है, कुछ विशेष इसमें नहीं। चलिए आगे, सभी को क्लियर ये चीजें?
जी सर। जी सर। चलो ठीक है। अब अगला देखो इसमें, जी भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो विशाल पढ़ो इसे। जी भैया। भीमकान्ते नृपगुणैः स बभूवुपजाविनाम् अदृश्यश्च यादो रत्ने रिवाणव। अर्णव, हाँ बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे सर्वनाम शब्द है, ठीक है, नृप शब्द है, किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? अभी किसके विषय में वर्णन राजा किया? दिलीप। राजा दिलीप, बहुत बढ़िया, दिलीप। ठीक है, राजा दिलीप के लिए। अब देखो इसमें भीम, भीम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, या भीम का मतलब क्या होता है? भयानक। भयानक। और ये राजा दिलीप के लिए प्रयोग हाँ किया जाता है। देखो इसमें क्या, राजा को जो है राजा के नेचर के बारे में कहा जा रहा है। राजा को इतना भी हम्बल नहीं होना चाहिए, इतना भी जो है हम्बल नहीं होना। हम्बल का मतलब इतना भी जो है हम्बल का मतलब मनोरम या फिर दयालु, इतना भी दयालु नहीं होना चाहिए कि प्रजा जो उसकी इज्जत ना करे, यानी उसे हल्के में लेना जिसको कहते हैं। तो दो पद यहाँ पे, एक भीम और कांते हैं, ठीक है, भीम और कांत। तो राजा को जो है दो प्रकार के जो है गुण हमेशा होना चाहिए, और इसकी जो तुलना जो है समुद्र के समान कहा जा रहा है। इसको जब संधि विच्छेद करोगे, और नवा किसको कहते हैं? समुद्र को। समुद्र में क्या क्या मिलता है? जीव जंतु, जलीय जीव जंतु भी मिलता है और मोती भी मिलते हैं, ठीक है। तो राजा की जो है विशेषता इसी प्रकार से बताई गई है कि राजा को जो है ना दोनों गुण उसमें होने चाहिए। जरूरत पड़ने पे वो कठोर भी बन जाए, और जरूरत पड़ने पे जो है प्रजा के प्रति जो है दया, दक्षिणा इत्यादि गुणों से युक्त वाला भी इंसान हो जाए। जैसे आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, ठीक है, प्रजाओं के प्रति जो है वो बहुत ही जो है दयालु हो जाते हैं, ठीक है, बाहुबली, और जो है अपने शत्रु की गण के प्रति जो बहुत ज्यादा कठोर हो जाते थे। इसी चीज को कहा जा रहा है कि जैसे समुद्र में जो है, ठीक है, जब संधि विच्छेद इसको करोगे तो ये पद आएगा, यादु रत्ने, ठीक है। ज्यादा का मतलब हो गया आपका जलीय जीव। जिस प्रकार से सर कांता शब्द का क्या अर्थ है? कांते मनोरम। अच्छा। हाँ देखो यहाँ पे कहा जाएगा, जिस प्रकार से एक ही समुद्र में जलीय जीव और रत्न दोनों की प्राप्ति होती है, ठीक है, दोनों प्रकार के जीव जंतु या मोती इत्यादि की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से एक राजा को भी क्या होना चाहिए? अदृश्य किसको कहते हैं? तो पता है? जो दिखाई नहीं देता भैया। अदृश्य नहीं, जो दिखाई देने वाला नहीं। हाँ, और अधिगम्य, तो पद है। जिसे तिरस्कृत ना किया जाए। अच्छा, ओके। और कोई और बताना चाहेंगे? इसमें संधि विच्छेद करोगे, उपजीवी नाम। उपजीवी नाम किसको कहते हैं? जी, जो मतलब उपजीवी हो, मतलब जो आश्रित। हाँ, यानी राजा जो है जरूरत पड़ने पे अपने भयानक स्वरूप को दिखा सके, यानी यदि कोई अपराध करता है, ठीक है, तो उसको भी जो है राजा उसके अनुसार जो दंड दे सके, ऐसा राजा का गुण होना चाहिए। राजा का गुण कैसा होना? कांत, यानी बहुत ही कोमल स्वभाव का होना चाहिए। यदि उनके प्रति कोई आश्रित कोई या कोई याचक आता है, तो राजा को भी क्या करना चाहिए? उनके अनुरूप ही जो उनका व्यवहार करना चाहिए। जैसे समुद्र में जो है जलीय जीव और अनेक प्रकार के रत्न इत्यादि की प्राप्ति होती है, जलीय जीव के डर के कारण। आप कुछ कह रहे हो भूमि? मैं बबूओ का अर्थ क्या है? मतलब बबूओ का होना, ये सभी अर्थ है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें राजा दिलीप के दो गुणों के विषय में कहा गया है कि राजा दिलीप जो है वो भयानक स्वभाव के भी थे और जो है कोमल स्वभाव के भी थे। जैसा उनके जरूरत पड़ता तो उस हिसाब से अपने नेचर को उस समय वो दिखाते थे,
ठीक है। जैसे समुद्र जो है, समुद्र में जलीय जीव भी प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ जो है अनेक प्रकार के रत्न